Okay, so today let's discuss the main topic reflection based on the Huygens wave theory कि वेव थ्योरी के बेस पर हाइगर ने रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया उसको हम समझते हैं कि उसने इतने जो अपने दावे किए थे कि मैं वेव थ्योरी के बेस पे लाइट को वेव मान करके भी क्या समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ रिफ्लेक्शन। तो उसने कैसे किया उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए उसने क्या किया, एक प्लेन सरफेस ली, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप मान लीजिए जैसे फ्लोर है या टेबल है, तो जो फ्लोर कौन सा आप मान सकते हैं, एक्जेक्ट। ठीक है, 3D के अंदर अगर देखोगे तो इस तरह से ये आपका हो गया फ्लोर, तो ये एक्स जेड फ्लोर हो गया, एक्जेक्ट प्लेन हो गया। इस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट आकर के हिट होने वाला है, तो आपके सामने जो भी टेबल है, टेबल सरफेस है, उस पर आप सोचिए कि ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के इस तरीके से हिट होने वाला है। ठीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो प्लेन वेव फ्रंट यहां से कहीं से आ रहा है इस तरीके से और आकर के ये हिट होगा। तो जब ये इंक्लाइन फॉर्म के अंदर अगर प्लेन वेव फ्रंट माने, क्योंकि जब लाइट रे होगी तो वो इंक्लाइन फॉर्म में ही आएगी, तो वो जब आकर के हिट होगा तो इसका एक पॉइंट पहले टच होगा और फिर जो पॉइंट टच होगा, यानी कि ये पूरी की पूरी वेव है, तो यहीं से वेव रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आगे बढ़ करके ये जिस टाइम पे इधर आगे बढ़ रहा होगा उस टाइम पे नीचे आ रहा होगा, फिर ये और आगे जाएगा, उस टाइम ये इधर आगे जा रहा होगा, फिर इधर से ये इधर आ रहा होगा, फिर इधर से ये इधर चल रहा होगा, उतनी देर में आगे बढ़ चुका होगा, ये आगे बढ़ चुका होगा। फिर जब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचा होगा तब तक ये और आगे बढ़ चुका होगा, ये और आगे बढ़ चुका होगा, ये और आगे बढ़ चुका होगा और ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के पूरा का पूरा इस साइड में पहुंचेगा। जब फाइनल ये मान लीजिए ये यहाँ आएगा, तब तक ये कुछ आगे बढ़ चुका होगा, ये इसके कंपैरिजन में इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, और इनका जो एक वेव्स का फ्रंट मिलेगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। तो उसको शो कैसे करते हैं देखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर के चलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाज ऑलरेडी बीइंग एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर रे की टर्म्स में। तो सबसे पहले हम ये बना दें कि अगर रे होती तो कैसे होती। तो रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और अगर मैंने ये प्लेन वेव फ्रंट बोला हुआ है तो रेज हमेशा क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रहेंगी। ठीक है, कहीं पे भी चला जाऊंगी इस तरीके से रहेंगी परपेंडिकुलर, ऐसे रखूंगा, कैसे भी इंक्लाइन कर दूं, ये हमेशा रेज इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में ध्यान रखना है। तो लेट्स सपोज इनिशियली ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा है जो मार्कर रख रखा है, और वो धीरे 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 इधर आया। आते ही ये सबसे पहला पॉइंट टकराया, उसके बाद दूसरा पॉइंट बाद में आगे बढ़ेगा, तब तक ये नीचे के पॉइंट्स वेव की टर्म्स में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले हम रेज की टर्म्स में समझते हैं तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है। लेट्स सपोज ये कोई रे आई, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे की टर्म्स में अगर मुझे रिफ्लेक्शन समझाना होता तो मैं बोलता कि ये अगर इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ पर हमें क्या क्या ड्रॉ कर देते, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस, ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये एंगल इसका क्या कहलाता, एंगल आई कहलाता, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेस की टर्म्स में बात कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। तो जितने एंगल से हिट हो रही है उतने ही एंगल से ये आगे बढ़नी चाहिए, तो ये एंगल मतलब उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ये एंगल आर कहलाना चाहिए। ये चीज हमें पता है सर, ये ऑलरेडी पता है। अब हमें ये भी पता है लेकिन कि जो वेव फ्रंट हाइगन ने बोला, उसने ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि रेस की टर्म्स में वेव फ्रंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रे। तो अगर ये इंसिडेंट रे मानो तो इसके परपेंडिकुलर कोई चीज परपेंडिकुलर हो तो वो कैसी होगी, अगर ये रे है तो इसके परपेंडिकुलर देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया क्लियरली, यहाँ पर ये हो गया इसका प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ये देख लीजिए ये हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट। थोड़ा सा इसको और इधर बनाना है, तो ये देखिए इसका मतलब इस वेव फ्रंट को मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये यहां से आ रहा था इस तरीके से, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, तो ये वेव फ्रंट इस तरह से आता 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 यहां पहुंचा, तो इसका फाइनल पॉइंट बी शुरू में हिट हुआ है, ए अभी दूर है, और क्लियरली दिस इज द रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेव फ्रंट, ये वाली, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये रे है और ये प्लेन वेव फ्रंट पीडब्ल्यूएफ बोल रहे हो, so this PWR plane wavefront and incident ray both should be perpendicular to each other, तो ये परपेंडिकुलर बना दिया। अब अगर इसके अंदर आप ध्यान से समझिएगा, ये एंगल और इसके परपेंडिकुलर ये वाला 90 डिग्री है, उसमें से ये एंगल अगर आई है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस आई, दिस शुड बी 90 माइनस आई, ठीक है। अगर ये 90 माइनस आई है तो फिर फर्दर मैं इसको अब यहां पे शो कर रहा हूं, ये एंगल अगर 90 माइनस आई है और ये लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, आई। तो इसका मतलब मैं ये बोल दूं क्या कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, दिस इज आवर प्लेन वेव फ्रंट, वो प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको बोलना चाहिए एंगल आई। तो मैंने बोल दिया ये है एंगल आई, ये वाली तो चल रही है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और उस रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल आर था, ये आर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो क्योंकि अभी हमारा एम यहाँ पर आर का अभी नहीं है, तो बाद में मैं इसको रब कर दूंगा, ये समझाने वाली मैंने सिचुएशन आपको समझाई। अच्छा, अब क्या चीज समझनी है हमें कि जिस टाइम ए बी प्लेन वेव फ्रंट जस्ट रीच हुआ ये इस पॉइंट बी पर, तो बी से वेव्स रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और बी से जो वेव्स रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रही हैं, तो ये समझिएगा, अब यहाँ पर मैं अलग बनाऊंगा फिर इसके अंदर वापस मॉडिफिकेशन करूंगा। तो बी से जो रेज स्टार्ट होंगी, तो बी शुड एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी क्या कहता है कि एक सरफेस पे प्रेजेंट रहने वाले सभी के सभी जो भी वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो वेव्स हैं, वो अपकमिंग वेवलेट्स के लिए फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो बी पर पहुंचा है, पहला वेव फ्रंट बी पॉइंट पर पहुंचा, तो ये बी वेव फ्रंट अपने अपकमिंग चीजों के लिए एक फ्रेश सोर्स का काम करेगा। तो ये लाइट को किस डायरेक्शन में पहुंचाएगा, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में इसको फैला देना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन ये इस लाइट के अलोंग ही फैला सकता है। रीजन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट इसके नीचे तो आ नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ये हेमिस्फेरिकल फॉर्म के अंदर लाइट को स्प्रेड करा सकता है ऑल डायरेक्शन में। ये तो हो गया लाइट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इनमें से वेव फ्रंट किसको बोला जाए, अब उसको समझने के लिए आगे की कहानी देखते हैं। तो ये जैसे ये रे है, उसी तरह से ये एक और रे ए पर मैंने ड्रॉ कर दी। तो ए वाला पार्टिकल इस हिसाब से जिस टाइम पर यहां पर पहुंचा, तो जैसे जैसे मेरे हाथों के मूवमेंट्स को देखिएगा, जैसे जैसे ये ए आगे बढ़ रहा है, बी उसके साथ साथ, कोई सी एक लाइन पकड़ लेते हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, बी उसके साथ साथ इधर बढ़ रहा है, या ऐसे नहीं समझ में आया, ए आगे बढ़ रहा है तो बी इधर की तरफ जा रहा है, दोनों की स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड के बराबर है सी। इसका मतलब अगर ए से सी तक आने में थोड़ी सी कर्व नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट जब इस पॉइंट पर फाइनली रिफ्लेक्टिंग पॉइंट पर आकर के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर के टकराया, तो टकराया सी पर, और लेट्स सपोज ये पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एंड टू एंड को एक्स वाई दे दिया। एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनिशियली द प्लेन वेव फ्रंट हिट एट पॉइंट बी, आफ्टरवर्ड्स लेट्स सपोज द पॉइंट ए, जो भी वेव्स हैं, द वेव्स फ्रॉम ए took the time to reach at point C T। तो इसका मतलब C तक पहुंचने में, A से C तक पहुंचने में A वाली वेव्स ने अगर स्मॉल t टाइम लिया हो, और लाइट की स्पीड तो फिक्स है, तो सभी को पता है C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम एज्यूम कर रहे हैं कि वैक्यूम या एयर में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है।
तो अगर टी टाइम में देखें तो डिस्टेंस एसी कितनी कवर होगी, तो बेसिक फॉर्मूला लगा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हाउ मच डिस्टेंस शुड बी कवर्ड अप, v into t। दूसरे मीडियम में करते तो आपको स्पीड की ले लेता, अगर मैं एयर में बोल रहा हूं तो c into t, यानी कि जो d डिस्टेंस कवर हुई, ये d डिस्टेंस क्या हुई, ac। हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, ct डिस्टेंस। तो इस ac डिस्टेंस को t टाइम में बोलूं तो ये d इज इक्वल टू ct डिस्टेंस। अगर इसने t टाइम लिया a से c तक पहुंचने में, तो उतने ही टाइम के अंदर ये सभी की सभी कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे अगर ये पॉइंट सोर्स बोलता तो टी टाइम बाद इसने अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करिए सीटी के इक्वल, तो सभी की सभी वेव्स भी डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे सीटी के इक्वल। और क्लियरली ये एक स्फेरिकल फॉर्म बनाएंगी जिसमें हर एक की रेडियस सीटी के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब मैं बोल दूं कि ये जो लाइट चारों तरफ स्प्रेड हुई वो किस तरह से होनी चाहिए, इसको मैं नीचे बना देता हूं ताकि ये इसके अंदर मिक्स ना हो। ये पॉइंट है बी, बी पॉइंट से ये d इज इक्वल टू सीटी डिस्टेंस में, टी टाइम के अंदर सीटी डिस्टेंस, तो ये भी सीटी डिस्टेंस ही होनी चाहिए, d इज इक्वल टू ये भी सीटी डिस्टेंस, ये भी सीटी डिस्टेंस, ये भी सीटी डिस्टेंस, ये भी सीटी डिस्टेंस, ये भी सीटी डिस्टेंस। तो लाइट इस फॉर्मेट में चारों तरफ फैल गई, ठीक है। इसका मतलब इसको हम कैसे फाइंड करें, यहां कैसे बनाए, तो हमने क्या किया, यहां पर एक कंपास की नीडल रखी और तो कंपास को ओपन किया यहां से यहां तक, ये मेरे पास इतना इसकी ओपनिंग आ गई, उतनी ओपनिंग को लेकर के मैंने इस बी पॉइंट पे रखा। ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूं, ये अगर ये डिस्टेंस है और किसी पॉइंट में मुझे इतनी डिस्टेंस बनानी है, तो मैंने क्या किया, इसको मेजर कर लिया, इसको मेजर करके एक यहां से चारों तरफ एक, ये देखिएगा ये मेजर किया, और यहां से चारों तरफ ये मेरा ओपनिंग और ये इसका, इस तरह से मैंने एक कट लगा दिया। तो ये चारों तरफ जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस का ये कट चला गया, ये देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब मैं सीटी डिस्टेंस बनाने के लिए क्या करूंगा, इतना बड़ा डिस्टेंस का एक आर्क बी से कट करूंगा। ये आर्क ऐसे आ रहा है, देखिए भाई हवा में दिख जाना चाहिए, तो ये आर्क कट करूं तो इसका मतलब इसको हेमिस्फीयर फॉर्म में ही बना देता हूं मैं पूरा। ये बन गया साहब हेमिस्फीयर, कहां से, बी पॉइंट से, अभी नहीं बना, ये देखिए बी पॉइंट से आपको अब हेमिस्फीयर नजर आ जाना चाहिए, ये बन गया बी पॉइंट से। तो क्लियरली ये वाली डिस्टेंस अगर मैं पूछूं, इसको कोई पी पॉइंट बोल दूं, तो बीपी भी सीटी डिस्टेंस है। इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये भी सीटी डिस्टेंस ही होगी। इसके अंदर कोई सी भी लाइन में ड्रॉ कर दूं वो सभी की सभी क्या बोलनी चाहिए, सीटी डिस्टेंस, सीटी डिस्टेंस। इतना बोलिए पहले, यहां तक समझ में आ गया क्या, क्योंकि उसके बाद कहानी खत्म होने वाली है। तो टी टाइम बाद तो ए वाली वेव पहुंची जस्ट सी पर, जहां से रिफ्लेक्ट होने वाली है, जहां से रिफ्लेक्ट होने वाली है। ये ध्यान से देखो तो एक तरह से मैंने रे को ही बनाया है, ये वाली जो रे है ना, इसको रे बोल देता हूँ, रे टू बोल देता हूँ, इंसिडेंट रे टू। ये इंसिडेंट रे टू को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सी पॉइंट पे देखूं तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बनाऊं, तो ये एंगल अगर आई था तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल, ये दोनों परपेंडिकुलर चल रहे हैं और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल भी आई होना चाहिए, और उसके रेस्पेक्ट में ये एंगल आर होना चाहिए, ये एंगल आर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ये तो प्रूव करना है कि आई और आर ये रे की टर्म्स में ऐसे होंगे, तो इसमें वेव फ्रंट का एंगल कौन सा है, वेव फ्रंट का एंगल ये है भाई, ये वेव फ्रंट चल रहा है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज ए बी, ए बी इज प्लेन वेव फ्रंट। उसके रेस्पेक्ट में वेव फ्रंट कैसे बना है, तो टी टाइम बाद जब वेव्स सी पे पहुंच गई और बाकी की वेव्स इस पूरे सेमी स्फीयर पर, हेमिस्फीयर पर पहुंची हुई है, तो सी पॉइंट हाइगन्स क्या बोलता है कि जितने भी सेकेंडरी वेव्स होंगे वो जिस भी जगह लाई कर रहे हो उनकी टेंजेंशियल सरफेस को आपस में ज्वाइन कर दो,
तो वो आपको उस सेकेंडरी वेव्स का वेव फ्रंट देगा। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि टी टाइम बाद ए का सेकेंडरी वेव कहां पे पहुंचा है, जस्ट सी पे। इसमें मैंने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स चूज करे, ए और बी। तो ए का ए की वेव्स, ए की सेकेंडरी वेव्स, ए के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी वेव्स टी टाइम बाद कहां पहुंची है, सी पर। बी से टी टाइम बाद वेव्स कहां पहुंची है, इस हेमिस्फेयर में कहीं पे भी चारों तरफ। ये सभी की सभी, ये सभी सेकेंडरी वेव्स हैं। ये भी क्लियर। अब अगर ये दोनों, ये भी सेकेंडरी वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वेव्स, और ये वाले सभी पॉइंट जो भी होंगे अगर सेकेंडरी को ही रिप्रेजेंट करते, तो लेकिन इसमें से प्लेन वेव फ्रंट तो वही होगा जो टेंजेंशियल सरफेस हो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। द वेव फ्रंट शुड बी गिवन बाय द टेंजेंशियल सरफेसेस ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव्स। जो भी सेकेंडरी वेव्स हैं उनकी टेंजेंशियल सरफेसेस ज्वाइन करें, टेंजेंट जो होगा, या दूसरी तरीके से बोलो तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितने भी पॉइंट्स आने दो, उन सबकी ओवरऑल टेंजेंशियल सरफेस क्या होगी, वही वेव फ्रंट का शेप और वही दिखेगा। तो ये चीज हमें पहले से पता है साहब कि प्लेन वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में अगर वेव फ्रंट बनता है तो वो भी प्लेन ही होता है। तो प्लेन होने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट और लास्ट दो पॉइंट्स, सेकेंडरी वेव के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट should become a tangent to this arc। एक जो टेंजेंट सरफेस मिलेगी वही सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट होगा, और उसको अब मैं बना रहा हूं, देखिएगा। सी पॉइंट से इस पूरे आर्क पर हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टेल मी। Infinite। तो एक पॉइंट से मैक्सिमम पूरे स्फेयर के लिए आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। लेकिन अगर आपके पास हाफ ही स्फेयर है सो ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ना यार। और वो 1 टेंजेंट कहीं पे भी जो ज्वाइन हो रही होगी वही उसका वेवफ्रंट होगा। तो ये लीजिए साहब, ये मैंने बना दिया। ये कहां ज्वाइन है, यही हो गई। बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब ये रे ही, ये जो रे आ रही थी रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे होती वहीं पे हमें टेंजेंट पॉइंट मिला। लॉजिकली सोचो, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो 100% होना भी यही चाहिए था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती वो रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो यहाँ की ना, बोलो हाँ कि ना, होनी चाहिए ना। तो अगर इसमें से मान लीजिए ये टेंजेंट होती इस सी पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो कंफर्म हो जाता मैं कि ये वाली जो लाइन है यही रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ये टेंजेंट है और इसको पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी, सी डी इज अगर प्लेन वेव फ्रंट है, कौन सा वाला, रिफ्लेक्टेड वाला। इफ दिस इज रिफ्लेक्टेड वाला प्लेन वेव फ्रंट, तो अगर रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है तो उसके परपेंडिकुलर जो रे होगी वो भी तो रिफ्लेक्टेड रे ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब अमंग ऑल दीज रेज which I have drawn, only and only this ray should be the reflected ray। इससे मैं उल्टे तरीके से बोल दूं तो ये कंफर्म हो गया। और यहाँ पे मैंने ये प्रूव कर दिया कि वाकई में ये रिफ्लेक्टेड रे के जहां पर ये सेमी सर्कल को टच कर रही थी, सेमी स्क्वायर को टच कर रही थी, उसी जगह से ये टेंजेंट बनना था और 100% बन भी रहा है। तो इसका मतलब CD should be the tangent and clearly this BD is the ray। और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड hence this is the plane wavefront of which वाला, रिफ्लेक्टेड वाला। तो रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। सो हमें दो प्लेन वेव फ्रंट मिल गए, AB which is called प्लेन वेव फ्रंट, कौन सा वाला, इंसिडेंट वाला। सो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, AB is the incident plane wave front and CD is the reflected plane wave front। अब ये यहां तक क्लियर हो गया क्या, जल्दी बोलो। यहाँ नाउ माय एम इज, व्हाट इज माय एम, माय मतलब जो हाइगन का एम था, हाइगन क्या प्रूव करने वाला था,
ये वेव्स की टर्म्स में इसमें सब कुछ एक्सप्लेन क्या है कि ए से सेकेंडरी वेव्स टी टाइम बाद सी पे पहुंची है, तो बी की वेव्स सेकेंडरी वेव्स टी टाइम बाद यहाँ पे पहुंची होती, और ये अगर इसका एक्सट्रीम पॉइंट है ए और बी, तो एसी के बराबर एक हेमिस्फीयर बना दिया, और सी पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट था जो सेकेंडरी में टी टाइम बाद पहुंचा है, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो वो प्लेन वेवफ्रंट बननी चाहिए, सीधी बननी चाहिए, और ये रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर भी है, यानी कि कंफर्म हो गया कि यही रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट होना चाहिए था। प्लेन वेव मिल गई हमें, CD is the wave, AB was the incident wave, CD is the reflected wave। ये रिफ्लेक्टेड वेव मिल गई। अब हमारा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल कर दे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई तो मुझे समझ में आ गया कि द एंगल ए बी सी इज एंगल आई फॉर इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। बस अब मुझे ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड का आर क्या होना चाहिए, कौन से एंगल को, कौन से प्लेन वेवफ्रंट के एंगल को एंगल आर बोलूं। तो चेक करते हैं साहब, यहां पर फिर से ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री बनाई मैंने, इसके अंदर प्लेन वेवफ्रंट है ये, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसका ये वाला है, तो AC ये जो है AC, यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल आई होना चाहिए था, क्योंकि जो रे फर्स्ट है वो भी, ये भी इंसिडेंट रही है, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी इंसिडेंट रही है, सारी रेज एक साथ आ रही है, तो ये एंगल आई होता। इसके परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस टाइम पे एंगल आई के बराबर ये एंगल आर होना चाहिए था, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर ये प्लेन वेवफ्रंट है तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी तो आपस में इस सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, सी पॉइंट के ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके परपेंडिकुलर मेरे को एक वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, तो ये वो वेवफ्रंट, ये होना चाहिए 90 डिग्री, ये होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए, और उसमें से ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच का एंगल ये होना चाहिए था आर। अगर ये आर और ये टोटल 90 डिग्री, तो ये जो रिमेनिंग बचा, ये बचा 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर बचा, ये फिर से 90 माइनस आर कौन सा बचा है, ये एंगल 90 माइनस आर बच रहा है, तो ये नॉर्मल लाइन, ये प्लेन वेवफ्रंट CD, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, टोटल ये नॉर्मल सरफेस के साथ 90 बनाता है, तो ये एंगल आर होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्लियर हो गया, ब्लू लाइन से ये वाला एंगल आर होना चाहिए। इसका मतलब एंगल अगर मैं बोलूं DCB शुड बी एंगल आर। बोलो जल्दी से, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी समझ में आ गए क्या कि एंगल आई और आर कौन। हाँ भाई, अब मेरा एम बस इतना सा है कि मैं इसको प्रूव कर दूं कि बोथ आर इक्वल, आई एम डन। ओके, in triangle pairs B A C and triangle BAC, और उसके रेस्पेक्ट में ट्राइंगल कौन सा चलेगा, CDB। दोनों ट्राइंगल घूर के देखो, नजर आ गए, नजर आ जाने चाहिए भाई सबको। BAC के अंदर ये एंगल 90 डिग्री चल रहा है, क्योंकि ये रे है और ये वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट के रे परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री चल रहा है। इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे और ये प्लेन वेवफ्रंट और टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री नजर आ गया। तो मैंने बोला हियर फर्स्ट पार्ट एंगल BAC should be equals to एंगल CDB 90 डिग्री, पहला काम। सेकंड काम, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है BC, BC इज इक्वल टू BC, कॉमन लाइन बराबर। थर्ड डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, जो AC, ये पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अभी सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So I don't know how it got disconnected, but let it be. ठीक है। So देखिए, एंगल BAC is equals to CDB equals to 90 degree. Is that clear?
इज दैट क्लियर? BC इज इक्वल Yes, टू sir. BC, BC इज इक्वल टू BC दोनों में कॉमन, और AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CT डिस्टेंस, T टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस बाय लाइट, A से C तक T टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की लाइट ने A से C तक आने में, उतनी ही टाइम में B से वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल करी D पॉइंट तक जाने में। दोनों क्या ये RHS प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल? RHS प्रॉपर्टी राइट Yes, sir. एंगल प्रॉपर्टी बोलती है अगर एक एंगल 90 डिग्री हो और उसके अंदर एक हाइपोटेनियस और कोई सी भी वन ऑफ द साइड इक्वल हो तो बोथ द ट्राइंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? देयरफॉर बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल BAC, B के कॉरेस्पॉन्डिंग में B पॉइंट नीचे लिया है मैंने, B पॉइंट नीचे लिया है, और AC तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग CBB चलेगा, is congruent to triangle CBB, therefore by CPCT congruent part of congruent triangle, therefore by CPCT उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल ABC अगर मैंने लिया है, A 90 से लिया है, फिर B नीचे लिया है, तो इसमें 90 वाला चलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट B, ये पॉइंट है B, एंगल ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को, और BC भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R को। इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट B क्या दे रहे हैं? एंगल I is equals to angle R. This is the condition of law of reflection. And second condition, normal ray, incident and refracted ray all should lie in a plane, 2D plane. तो ये ऐसे आ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे ही जा रहा है, बोर्ड पर देख लूं या कैसे भी देख लूं, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये ऐसे आया तो टकराने के बाद ऐसे जा रहा होता, ठीक है, ये ऐसे आया, ये ऐसे जा रहा होता,